Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about UNSC resolution on Israel-Hamas conflict. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, इट इज़ वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इनफैक्ट ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, बिकॉज इट इज़ द मेन ऑर्गेनाइजेशन दैट फुलफिल्स द एसेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, दैट इज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसी पर्पज से इसको बनाया गया है। बाकी सब का भी अपना अपना रोल है, सेक्रेटेरिएट वगैरह का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, दीज आर अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंश्योर्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस पर्पज से बनाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बस 15 मेंबर्स होते हैं एक बार में, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। वो 5 परमानेंट कंट्रीज को कभी कभार हम लोग P5 कंट्रीज भी कहते हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रसिया। उसके अलावा 10 कंट्रीज को इलेक्ट किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। दीज आर नोन एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। और इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी इशू होता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर फैसला लेता है थ्रू वोटिंग। और वोटिंग में वो रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें 9 वोट्स फेवर में पड़ते हैं आउट ऑफ 15 कंट्रीज। बट इन 5 जो परमानेंट कंट्रीज हैं इनको वीटो पावर मिला हुआ है, मतलब इफ दे रिजेक्ट एनी रिजोल्यूशन then that resolution cannot be passed even if other 14 members vote in favor of that resolution. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ वीटो पावर। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। मौजूदा टाइम में इंडिया भी एक मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, बट अ नॉन परमानेंट मेंबर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट कोई है, कोई मिलिट्री एक्शन लेना है किसी ऐसे देश के खिलाफ जो अग्रेशन कर रहा है, तो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उस कंट्री के खिलाफ रिजोल्यूशन पास किया जाता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि यूएनएससी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल और द एसेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसीलिए कभी कभार ये भी कह दिया जाता है कि यूएन इज यूएनएससी, यूएनएससी इज यूएन। मतलब सरल भाषा में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब करंट न्यूज पे आते हैं। इसराइल ने हमास के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया है और गाजा एरिया में वो बम्बार्डिंग लगातार कर रहे हैं, जिस कारण से कई सारे सिविलियंस का भी कोलैटरल डैमेज हो रहा है, कई सारे लाइफ प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए द कंसीडरिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कल ही मैंने आपको बताया कि कैसे राफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया इजिप्ट ने। सो इट हैज बिकम अ लार्ज ओपन जेल फॉर पीपल लिविंग इन गाजा, और ऊपर से हो रही है बम्बार्डिंग। ऐसे हालात को ध्यान में रखते हुए ब्राजील ने, जो अभी एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ब्राजील ने एक रिजोल्यूशन रखा जहां पे इसने प्रपोज किया कि एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया जाना चाहिए इस वॉर में। एक बार के लिए इसराइल को बोलना चाहिए कि आप रुक जाइए, सो दैट बेसिक एसेंशियल एड, फूड, सिविल सप्लाईज पहुंचाए जा सके टू द सिविलियन पॉपुलेशन। लेकिन ये रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। क्यों नहीं पास हो पाया? क्योंकि यूएस वीटोड अगेंस्ट इट। यूएस ने कुछ टेक्निकल इश्यूज बता करके इसके अगेंस्ट वीटो कर दिया। 12 कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट किया था, रसिया और ब्रिटेन ने एब्सटेन किया। देखिए, ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है टू अगेन प्रूव कि हाउ द प्रोविजन ऑफ वीटो पावर बाय दीज परमानेंट कंट्रीज एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज मिसयूज्ड। देखिए, जब यूनाइटेड नेशंस बना था 1945 में, उस टाइम में ये 5 इंपॉर्टेंट देश माने जाते थे दुनिया भर के। सो इनको रेस्पॉन्सिबल कंट्री मानते हुए इनको परमानेंट मेंबरशिप दी गई और इनको वीटो पावर दिया गया, इन होप कि दुनिया में जब भी कोई क्राइसिस होगी तो वहां पे ये लोग सेल्फलेस तरीके से ग्लोबल कंसर्न को ध्यान में रखते हुए फैसले लेंगे। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। These countries have misused veto power at United Nations Security Council for their own selfish vested interest. In current case also you see
यूएस इज ए स्ट्रॉन्ग अलाई ऑफ इसराइल, और इसराइल बॉम्बार्डिंग कर रहा है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बॉम्बार्डिंग को एक बार के लिए रोका जाना चाहिए। ये रिजोल्यूशन तो पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन पॉज लिया जाए, लेकिन इसको भी वीटो आउट कर दिया यूएस ने। दैट इज एन एग्जाम्पल के हाउ वीटो पावर इज मिसयूज बाय परमानेंट मेंबर्स। इसी कारण से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 75th ईयर हुए थे यूनाइटेड नेशंस के, उस वक्त उन्होंने एक स्पीच दिया था यूनाइटेड नेशन के अंदर, जहां पे उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज नाउ आउटडेटेड स्ट्रक्चर, इट रिफ्लेक्ट्स द ग्लोबल ऑर्डर ऑफ पास्ट वर्ल्ड, कि बस 5 कंट्रीज को ही रिस्पॉन्सिबल माना गया और उनको वीटो पावर दिया गया, परमानेंट मेंबरशिप दिया गया। ये एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, न्यू रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैव इमर्ज्ड, स्पेशली इंडिया। और ऐसे देश हालत में अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म नहीं किया गया, तो सून यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विल बिकम अ रिडंडेंट यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया लगातार क्लेम कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप को एक्सपैंड की जानी चाहिए, एंड इंडिया शुड आल्सो बी एडेड एज ए permanent member to United Nations Security Council, considering the significance or the weightage that India has in global order. So, what could be the arguments in favor of India getting United Nations Security Council permanent seat? वो जरा देखते हैं। India has been a founding member of United Nations. तो जो यूएन चार्टर साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में, उसमें 51 कंट्री जो फाउंडिंग मेंबर थे यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से एक इंडिया भी था। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। Population wise, we are maybe the largest populated country in the world now. Contribution towards United Nations, हमारे one of the largest peacekeeping forces हम लोग भेजते हैं यूनाइटेड नेशंस में। वी आर considered as mother of all democracy, world's largest democracy. India is considered as world leader of third world countries, साउथ साउथ कोऑपरेशन में इंडिया लीडर माना जाता है। उसके अलावा इंडिया हैज बीन ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर because of its nuclear doctrine like no first use. So all such things put a strong case in favor of India getting permanent seat at United Nations Security Council. और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाए, इसके लिए इंडिया ने कुछ ग्रुपिंग्स भी बनाए हैं। फॉर एग्जांपल, एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है G4। G4 में 4 देश हैं, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। शॉर्ट में इनको कभी कभार कहते हैं बिग जे। These countries have been asserting reforms, democratic reforms especially at United Nations Security Council, जिसमें परमानेंट जो मेंबरशिप है वो एक्सपैंड हो, कम से कम इन 4 देशों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिले। वैसे ही G7 प्लेटफॉर्म, G77 प्लेटफॉर्म है जो डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था 1964 में। उस टाइम में तो 77 कंट्रीज थे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ करके 134 कंट्रीज हो गए हैं, लेकिन आज भी इसका नाम G77 ही है। दिस प्लेटफॉर्म वाज क्रिएटेड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, डेवलपिंग कंट्री जिसका हिस्सा है। और G77 प्लेटफॉर्म पे भी इंडिया जैसे देशों को मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसका स्ट्रॉन्ग डिमांड रखा जाता है। तो क्या फायदे होंगे अगर हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट मिल जाता है? तो कम से कम हम लोग भी ग्लोबल ऑर्डर में एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह देखे जाएंगे। राइट नाउ वी आर ए रेस्पॉन्सिबल कंट्री, बट वी आर नॉट being considered as that significant। उसका एक मार्कर तो ये खुद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इफ यू गेट मेंबरशिप टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल as a permanent member, then that will of course increase India's weightage in global order. It will be a sign of power projection. It will help India to counter China and Pakistan's ulterior motive। अलग अलग रेजोल्यूशंस ये लोग लाते रहते हैं हमारे ऊपर with their vested selfish interest। At least if India is a permanent member at United Nations Security Council, it will be able to veto out such resolutions at United Nations Security Council brought with vested interest। लेकिन परमानेंट मेंबरशिप मिलने में कुछ इम्पेडिमेंट्स भी हैं। अगर हमने कुछ ग्रुपिंग्स बनाए हैं अपने फेवर में ताकि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल पाए, उसके लिए ग्रुपिंग्स हमने बनाए हैं, तो कुछ ऐसे ग्रुपिंग्स भी हैं जो इंडिया और इंडिया जैसे देश जैसे कि ब्राजील, जर्मनी, जापान के मेंबरशिप को अपोज करता है। उसमें सबसे पहले नाम आता है कॉफी क्लब का। तो कॉफी क्लब में अलग अलग जो मेंबर्स हैं, स्पेशली इसमें पाकिस्तान जैसे देश, दे अपोज इंडियाज मेंबरशिप एंड कंट्रीज लाइक इंडियाज मेंबरशिप टू
UNSC as a permanent member. P5 countries themselves are resistance. देखिए, जिसको भी अब वीटो पावर मिल चुका है, जब भी कोई नया रिजोल्यूशन रखा जाएगा फॉर एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबरशिप एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो वीटो कर देता है। तो रिफॉर्म में तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस P5 कंट्रीज देमसेल्व्स हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भी सब लोग वेस्टेड इंटरेस्ट से गाइड होकर के और फिर कंसेंसस में फैसला नहीं ले पाते। जबकि जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये P5 के अलावा बाकी सारे देशों को कंसेंसस से मिलकर के फैसला लेना चाहिए। इंडिया जैसे रिस्पॉन्सिबल कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप दिलवाना चाहिए। अब देखिए कितना ज़्यादा इनजस्टिस है। अफ्रीका, पूरा पूरा अफ्रीका को कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, इतनी सारी पॉपुलेशन। तो अफ्रीका कंसिडरिंग इट्स ओन सिग्निफिकेंस हैज गिवन टू प्रपोजल रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, एजुलविनी कंसेंसस एंड सिरते डिक्लेरेशन। दोनों में ये कहते हैं कि वन अफ्रीकन कंट्री मस्ट गेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल 5 जोन्स ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्टर्न, सेंट्रल अफ्रीका। हर जगह से एक एक कंट्री को तो मेंबरशिप मिलनी चाहिए इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज परमानेंट मेंबर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की जरूरत है। बार बार इसके इंडिकेशंस मिलते हैं। मौजूदा टाइम में एक बार फिर से इंडिकेशन मिला कि कैसे यूएस ने अपने वीटो पावर का मिसयूज किया है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू रिफॉर्म इट। ऐसा प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने 2015 में, डिस्कस द इम्पेडिमेंट्स इंडिया इज फेसिंग इन इट्स परस्यूट टू परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जो मैंने डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आईपीईएफ। नो डिसीजन येट ऑन इंडिया ज्वाइनिंग आईपीईएफ ट्रेड पिलर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए आईपीईएफ है क्या? इसका फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसको इनिशिएट किया था यूएस ने पिछले साल। इसका मेन पर्पस है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को रिस्ट्रिक्ट करना। देखिए चाइना इज बिकमिंग अ डोमिनेंट पावर स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन। वो मिलिट्रली डोमिनेंट है, इकोनॉमिकली भी डोमिनेंट है। तो उसके कम से कम इकोनॉमिक डोमिनेंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इकोनॉमिक डोमिनेंस में क्या होता है, दुनिया के देश बहुत सारा ट्रेड कर रहे हैं चाइना से, तो उनका डिपेंडेंस बढ़ रहा है चाइना पे। दैट इज इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ चाइना। तो चाइना की इकोनॉमिक डोमिनेंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए खासकर ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, ऐसे देशों के बीच का एक्सेसिव डिपेंडेंस चाइना पे कम करने के लिए लाया गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। देखिए ट्रेडिशनल सेंस में इट इज नॉट एनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दिस इज अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क जिसमें बातचीत कही गई। यूएस ने कहा कि देखो ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बट हम लोग एक मोटा मोटा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसपे हम लोग अलग अलग एरियाज पे डिस्कशन करेंगे, कोऑपरेशन में आएंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम we will reduce our excessive dependence on China as far as trade is concerned or overall supply of goods logistics is concerned। तो आप कह सकते हैं कि आईपीईएफ ट्रेडिशनली तो कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बट इसका मुख्य गोल है कि इंडो पैसिफिक रीजन में इन जनरल और खासकर ईस्ट एशियन कंट्रीज का चाइना के ऊपर एक्सेसिव डिपेंडेंस को रिड्यूस करना। कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। एक बार उसके पहले जरा देख लीजिए कितने इसके मेंबर कंट्रीज हैं आईपीईएफ के। तो टोटल 14 इकोनॉमी इसके मेंबर हैं, 13 प्लस द यूएस इटसेल्फ। ये सारे कंट्रीज यहाँ पे मेंशन किए गए। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो सीधा सीधा ट्रेडिशनल तरीके से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसमें बेसिकली 4 पिलर्स बताए गए हैं आईपीईएफ के। ट्रेड, तो ट्रेड में हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और धीरे धीरे ट्रेड रिलेशंस को डीपेन करेंगे। सप्लाई चेन यानी कि लॉजिस्टिक्स, क्लीन एनर्जी, फेयर इकोनॉमी। फेयर इकोनॉमी से मेरा मेन मतलब है यहाँ पे, मेरा मतलब जब जो फोर्थ पिलर है आईपीईएफ का, फेयर इकोनॉमी से उनका मतलब है टैक्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। आपको पता है कि देर आर सर्टेन टैक्स हेवेंस, एट द सेम टाइम टैक्स जो डिस्पैरिटीज होती हैं उस कारण से एक देश से कंपनियां दूसरे देश में शिफ्ट हो जाती हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मिसयूज, तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कम करने के लिए और इकोनॉमी में सारे ट्रांजेक्शन्स फेयर तरीके से हों, दैट इज द पर्पस ऑफ फोर्थ पिलर। तो ये 4 पिलर हैं आईपीईएफ के।
इंडिया ने इन 4 पिलर्स में से बस 3 पिलर को ज्वाइन किया है, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए ताकि चाइना से डिपेंडेंस हमारा कम हो। वैसे भी वी आर नॉट पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्लीन एनर्जी, फेयर इकोनॉमी, लेकिन इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पिलर ऑफ आईपीएफ दैट इज ट्रेड। क्योंकि देखिए इंडिया का एक्सपीरियंस जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बहुत अच्छा नहीं रहा है। दिस इज नॉट मी हु इज सेइंग, दिस इज इकोनॉमिक सर्वे हु हैज बीन सेइंग इन 2016, 17, 18, 19। इकोनॉमिक सर्वे ने 2 बार ऐसा बताया है कि इंडिया ने जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हमने बिना प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किए, स्टडी की अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया तो हमें इंपोर्ट सर्ज झेलना पड़ा, यानी कि हम एक्सपोर्ट कम कर पाए हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो गया है। दैट इज वाई इंडिया ने आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द सेम रीजन इटसेल्फ, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया। इन द लास्ट लेग 2019 में इंडिया पुल्ड आउट ऑफ आरसीईपी। तो अब इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में इंटर करने से पहले काफी वॉचफुल रहना चाहता है, क्योंकि इंपोर्ट सर्च का खतरा रहता है। दैट इज वाई आईपीईएफ दो ट्रेडिशनली इट इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट इसका एक पिलर है ट्रेड, जहां पे केस बाय केस हम लोग धीरे धीरे ट्रेड रिलेशंस को डिपेंड करेंगे। इंडिया हैज फॉर द टाइम बीइंग कंप्लीटली पुल्ड आउट ऑफ ट्रेड पिलर ऑफ आईपीईएफ, सेइंग कि हम लोग सोचेंगे और फिर अगर हमें बेनिफिशियल लगेगा तो हम लोग ट्रेड पिलर ऑफ आईपीईएफ को ज्वाइन करेंगे। टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लार्जेस्ट मार्स क्वेक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जैसे हमारे अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक आता है एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होता है, वैसे ही मार्स का सरफेस भी विगरसली शेक करता है कभी कभार, उसको हम लोग कहते हैं मार्स क्वेक। जैसे अर्थक्वेक होता है वैसे मार्स क्वेक होता है। 2022 में, पिछले साल, largest ever Mars quake was recorded by NASA's InSight लैंडर। तो नासा का एक लैंडर है इनसाइट, ऐसा वो इनसाइट लैंडर मार्स के ऊपर, उसने लास्ट ईयर मार्स के ऊपर सबसे लार्ज अर्थ मार्स क्वेक को रिकॉर्ड किया, जिसकी मैग्नीट्यूड थी 4.7। अर्थ के हिसाब से तो कम ही है, अपने गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में तो आता ही रहता है 4.7 के आसपास का, राइट। तो ऐसे 4.7 मैग्नीट्यूड का मार्स क्वेक रजिस्टर किया 2022 में नासा के इनसाइट लैंडर ने, विच इज हाईएस्ट मार्स क्वेक इन डिग्री सो फार। अभी इस पे और जब रिसर्च होना शुरू हुआ तो फिर अब साइंटिस्ट ने पता लगाया है, नासा के साइंटिस्ट ने, कि देखिए मार्स के ऊपर जो मार्स क्वेक आया है उसका अर्थ के ऊपर आने वाले अर्थक्वेक से काफी ज्यादा उसमें मैकेनिज्म में अंतर है, उसके होने के मैकेनिज्म में काफी ज्यादा अंतर है। अर्थ के ऊपर जो अर्थक्वेक आता है दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द प्लेट बाउंड्री। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो अर्थक्वेक बार बार आता रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। तो ये है कारण बिहाइंड द अर्थक्वेक इन सच रीजन। तो अर्थ के ऊपर कई सारे मेजर प्लेट्स हैं, कम से कम 7 मेजर प्लेट हैं, 20 से भी ज्यादा माइनर प्लेट्स हैं, इनके बीच में इंटरैक्शन होने के कारण अर्थक्वेक आता रहता है। तो ये कारण है अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक का। लेकिन मार्स के ऊपर ये जो मार्सक्वेक आया है उसके पीछे इस तरह के प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि मार्स का जो पूरा का पूरा क्रस्ट है दैट इज मेड अप ऑफ वन लार्ज क्रस्ट, इट इज अनब्रोकन क्रस्ट। तो उस पे कोई ऐसा प्लेट बाउंड्री है ही नहीं कि प्लेट इंटरैक्शन होगा और फिर मार्स क्वेक आएगा। एक्चुअली है तो पूरा एक लार्ज क्रस्ट मार्स का, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे फॉल्ट लाइंस हैं ऐसे। और ये फॉल्ट लाइंस कैसा है कि यहां पे कभी कभार एनर्जी रिलीज होती है। क्यों फॉल्ट लाइंस पे एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट लीडिंग टू मार्स क्वेक? क्योंकि मार्स अभी भी कूल डाउन हो रहा है, और कूल डाउन होने के कारण श्रिंक कर रहा है। और वैसे फेज में कभी कभार श्रिंक करते हुए यहाँ का इसका जो फॉल्ट लाइन है, यानी कि छोटे छोटे जो क्रैक्स हैं वो आपस में रब करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट लीड्स टू मार्स क्वेक। तो बेसिकली मार्स के ऊपर आने वाला मार्स क्वेक और अर्थ के ऊपर आने वाला अर्थ क्वेक के बीच में मैकेनिज्म फंडामेंटली डिफरेंट है। अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इंटरैक्शन ऑफ प्लेट्स ऑन प्लेट बाउंड्रीज, बट
अर्थ के ऊपर आने वाला, आई एम सो सॉरी, मार्स के ऊपर आने वाला जो मार्स क्विक है, उसके पीछे कारण प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं है। उसके पीछे कारण है मार्स का कूलिंग डाउन, धीरे धीरे उसका श्रिंक होना, लीडिंग टू इंटरैक्शन एट सम फॉल्ट लाइंस, बेसिक क्रैक्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट माइक्रो एल्गी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सीधा सीधा भले ये एग्जाम में ना आए, लेकिन माइक्रो एल्गी के बारे में आपको समझना चाहिए, प्रीलिम्स में तो काम आ ही सकता। माइक्रो एल्गीज आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्लोरोफिल है और सनलाइट की मदद से वो अपना खाना बना सकते हैं। These microalgae are found in fresh water as well as marine environment। लेकिन लैंड पे, प्योरली लैंड पे नहीं मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में भी मिल सकते हैं। दे हैव क्लोरोफिल एंड दे मेक फूड थ्रू सनलाइट, बट दे डू नॉट हैव ट्रू लीव्स, स्टेम्स और रूट। हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके पास अपने स्टेम्स रूट्स नहीं है, बट दे यूज क्लोरोफिल पिगमेंट, ट्रैप सन एनर्जी एंड मेक देयर ओन फूड। इन माइक्रो एल्गी से रिलेटेड एक करंट न्यूज पब्लिश हुआ है एक जर्नल में, जिसका नाम है जर्नल नेचर माइक्रोबायोलॉजी। उसने कहा है कि देखिए, ये माइक्रो एल्गीज क्लाइमेट चेंज के कारण रिसोर्स स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। इनको भी खाने को कम मिल रहा है, सरल भाषा में कहे तो। और इस कारण से इन माइक्रो एल्गीज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी फेस कर रहे हैं। इस कारण से इन्होंने अपने आप को रीडेवलप किया है, अपने आप को अडेप्ट किया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। किस तरह से अडेप्ट किया है? तो नाउ दे आर यूजिंग ए स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल। एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है रोडोस्पिन, which is being used by these microalgae in order to trap solar energy and make food। रोडोस्पिन वही प्रोटीन है जो हमारी आंखों के अंदर होता है, जिसका इस्तेमाल होता है जब हम डिम लाइट में, हल्का हल्का अंधेरे में देखने की कोशिश करते हैं। तो स्पेशल तरीके का प्रोटीन हमारी आंखों में मदद करता है देखने के लिए। हल्का फुल्का डिम लाइट में भी हम देख लेते हैं ना, चांदनी रात में भी हम देख लेते हैं ना, वहां पे जो प्रोटीन हेल्प करता है हमें देखने में, वो है रोडोस्पिन। यानी कि रोडोस्पिन एक लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है जो कम लाइट में भी काम चला लेता है। इसी तरीके का लाइट सेंसिटिव प्रोटीन का अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है माइक्रो एल्गीज ने खाना बनाने के लिए अपना, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू न्यूट्रिएंट स्कार्सिटी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन एट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हो सकता है सीधा सीधा इतना डेप्थ में ना पूछे कि माइक्रो एल्गीज अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू न्यूट्रिएंट स्कार्सिटी, लेकिन आपको माइक्रो एल्गीज क्या होते हैं वो तो जानना ही चाहिए। उसके बेसिस पे प्रश्न है, ये प्रश्न देख करके भारी भरकम लगेगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से हो जाता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, अगेन इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत होते हैं क्योंकि इसको जीएसएलवी से लॉन्च किया जा रहा है। तो यू गेट द राइट आंसर, क्योंकि दो तो बाकी सब में है ही। एंड व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर इज डी। राफा बॉर्डर, इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। करेक्ट आंसर विल बी ओनली टू। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।